90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस भी है। आज रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान नेहा नेगी। आप गंगा की स्वच्छता पर कार्य कर रहे हैं। आप उत्तराखंड स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और फोटोग्राफी में आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ हैं सिमरन अग्रवाल। आप हरियाणा स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। आप गंगा की स्वच्छता पर भी कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का फोटोग्राफी में काफ़ी एक्सपीरियंस है। अक्सर हम सोचते हैं कि पशुओं की गणना कैसे की जाती है, जंगल में जानवरों की गणना कैसे की जाती है। तो हमें सिमरन बताएंगी, हमें नेहा बताएंगे कि कैसे गणना की जाती है कैमरे की मदद से। आपका स्वागत है नेहा और सिमरन जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो फोटोग्राफी डे हम मना रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एक कैमरे की इम्पोर्टेंस क्या है? चाहे हम शौकिया तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे हम उसे रिसर्च के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हों, अलग अलग फील्ड में अलग अलग आयामों पे कैमरे की ज़रूरत होती है। अपनी यादों को संजोने के लिए कैमरे की ज़रूरत होती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस पर आप बताइएगा कि क्या जानकारियां हैं आपके पास? जी, तो सबसे पहले तो जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, जो 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो फोटोग्राफर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एमेच्योर फोटोग्राफर हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें ये फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में, फ़ोटोग्राफ़ी भी एक आर्ट है, एक साइंस भी है, इसके बारे में साथ में मिलके इसकी इम्पोर्टेंस को और जिन जिन ने इसमें योगदान दिया है फ़ोटोग्राफ़ी में, इसकी हिस्ट्री को एक रिस्पेक्ट दें। तो इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो फ़ोटोग्राफ़ी है, सबसे पहले जो एक फ़ोटोग्राफिक प्रोसेस है जो शुरू हुई थी, एक फ़्रेंच आर्टिस्ट थे, लुई डेंगेर करके उनका नाम था। तो उन्होंने जो सबसे पहले एक फ़ोटोग्राफिक प्रोसेस है डेंग्रियोटाइप जिसे बोलते हैं, वो उन्होंने शुरू किया था, उसका इन्वेंशन किया था। तो ये सबसे पहला ऐसा फोटोग्राफिक प्रोसेस था जो कि जिसने कि सारे पुराने जो भी प्रोसेस आए थे उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा किया, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से, बहुत ज़्यादा स्पीड से फ़ोटो को कैप्चर करना शुरू किया। तो जब ये प्रोसेस आया तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने 19 अगस्त 1839 को ये जो इन्वेंशन है ये अनाउंस की थी। तो इसी वजह से हर साल 19 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे आर्ट एग्जीबिशन होते हैं, फ़ोटो गैलरी होती है, फ़ोटो वॉक्स होती हैं, जिसमें कि दुनिया भर के लोग बहुत विश्व में हर जगह पे अपने उनकी जो फ़ोटोज़ हैं जो उन्होंने क्लिक किए हैं, जो काफ़ी आर्टिस्टिक हैं, या फिर जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं जिन फ़ोटोज़ से, उन सबको एग्ज़िबिट करते हैं, उन सबको शोकेस करते हैं, और लोग आके उसे बड़े दिल से या बड़ी चाहत से उसे देखते भी हैं। तो जो फ़ोटोग्राफ़ी है, इसका इम्पोर्टेंस तो जैसे आपने कहा ही कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, हमारी खुद की निजी ज़िंदगी में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। कि जैसे कोई भी हमारा उत्सव होता है, जैसे दिवाली है या कोई भी, या फिर कोई भी डे आप सेलिब्रेट करें, बर्थडे हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप इसमें आपको कैसे याद रहेगा कि कोई चीज़, तो मेमोरीज़ जो हमें हमेशा ज़िंदगी भर जो हमें हमारे साथ रहेंगी, वो दिमाग में तो रहती है, पर अगर वो फ़ोटो के रूप में हो तो हमें कितना अच्छा लगता है। जितनी बार भी हम अपना एल्बम खोलते हैं, साल में, 2 साल में, 10 साल में, हमारी फिर से वही यादें, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत रोल है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अवेयरनेस एक्टिविटी में, जैसे आप एनवायरमेंटल इश्यूज़ की बात करें, या फिर देश में क्या चल रहा है, कहाँ पे किसी ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें, या किसी भी चीज़ को, हर चीज़ के लिए अगर हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री है, फ़ोटोग्राफ है, तो वो चीज़ का महत्व और बढ़ जाता है। और लोगों को जो बात आप शब्दों में नहीं समझा सकते, वो आप एक फ़ोटो से समझा सकते हैं। बस एक फ़ोटो दिखा दीजिए और लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे कैसे उसे परसीव करते हैं, वो उनका अपना जो परसेप्शन है उसके थ्रू। तो फ़ोटोग्राफ़ी का तो बहुत इम्पोर्टेंस है ही। और बाकी इसका इम्पोर्टेंस और इस तरीके से भी है कि एक तो मैंने आपको अवेयरनेस का बता ही दिया, प्लस एजुकेशन में जब आप छोटे बच्चों को
या फिर किसी भी लेवल पे जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या फिर उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो आप जब तक बोलते रहेंगे तो बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप अगर फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू उन्हें कुछ दिखा रहे हैं, वो हमेशा याद रहती है। जैसे बचपन में भी मैंने जब ताजमहल की जो पहली बार जो मैंने देखी थी, तो मेरे पापा हैं, उनका जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पिक्चर देखा था तो ताजमहल के सामने पापा ने फ़ोटो अपना क्लिक किया हुआ था। तो वही जब भी मैं ताजमहल के बारे में सोचती हूँ तो वही पिक्चर मेरे सामने आती है। मैं अभी तक गई नहीं हूँ, जाऊँगी ज़रूर। लेकिन जैसे वही ताजमहल है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने देखी नहीं है, लेकिन आप फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकते हो। आपने अगर आईफिल टावर नहीं देखा है तो लेकिन आपको पता तो है कि कैसा दिखता है, वो सिर्फ क्योंकि फ़ोटोग्राफी के थ्रू। तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। नेहा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है कि फोटोग्राफ के माध्यम से हम अपनी यादों में लौट जाते हैं, हम पुराने दिनों में लौट जाते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे भी फोटोग्राफ को एंजॉय करते हैं। उनकी किताबों में कलरफुल फोटोग्राफी होती है और पिक्चर्स होती हैं, तो उनको भी एंजॉय करते हैं। और कहा जाता है पत्रकारिता में कि एक फ़ोटो 1000 शब्दों के बराबर होता है। फोटो से ही हम जर्नी दिखा देते हैं और लोग समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। फोटोग्राफ को लोग एंजॉय भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन का एक माध्यम भी फोटोग्राफ होते हैं। एक जानकारी मैं आपसे चाहूँगा कि इसकी जो जर्नी है, पहले रील लाइफ होती थी फोटोग्राफी की, कि क्लिक किया और एक रील लगती थी कैमरे में आपके, और क्लिक किया और फिर आपको बड़ा समझ कर, बड़ा सोच कर कैमरे को क्लिक करना होता था। फिर रील धुलती थी, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता था कि आपके पास किस तरह का फोटोग्राफ आ रहा है। आज डिजिटल का दौर है, हर हाथ में कैमरा है और आप अभी फ़ोटो किया और अभी आप समझ जाते हैं कि कहाँ गलती की है, कहाँ सही हुआ है। इस जो जर्नी है, इस जर्नी पर आपकी जानकारियाँ चाहेंगे। तो हाँ, जैसे आपने कहा कि पहले रील जो आती थी, जैसे एक कैमरा चलता था जिसमें हमें रील ख़रीदनी पड़ती थी और उस रील में आप जैसे 20 या 30 फ़ोटोज़ ही क्लिक कर सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई स्पेशल इवेंट का इंतज़ार करते थे कि चलो ठीक है, आज बर्थडे है तो आज इस कैमरे को यूज़ करेंगे, आज इस रील को, क्योंकि उसे धुलने में, फिर नई फ़ोटो आने में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसी वजह से पहले ऐसा होता था कि हम एक स्पेशल ओकेजन का इंतज़ार करते थे और फिर हम वो फ़ोटोज़ निकालते थे। ऐसा ध्यान में रखते थे कि एक भी फ़ोटो जो है ऐसी ना आ जाए कि जो वेस्ट हो जाए, क्योंकि एक फ़ोटो वेस्ट हो गई तो मतलब एक रील का एक पार्ट पूरा वेस्ट हो गया। पहले तो यही था, तो हम बहुत लिमिटेड पिक्चर्स क्लिक करते थे। अब जो ये दौर है नया, जिसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, नए नए तरीके के कैमरे आ गए हैं। इनफैक्ट जैसे पहले कैमरे में फ़ोटोज़ आती थी, अब तो फ़ोन में ही वैसी फ़ोटोज़ आ जाती हैं। तो कैमरे का भी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो फ़ोन में पोस्ट भी करता है जैसे पिक्चर्स। तो पहले तो हम 10 ऐसे ही फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, उनमें से फिर एक हम पसंद करके डाल देते हैं। तो अभी पहले का भी एक अलग खूबसूरती थी कि ठीक है, वो जो टाइम होता है इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बाद एक आपके सामने फ़ोटो आती है, वो जो एक्साइटमेंट होती है। अब बस ये है कि इंस्टेंटली फ़ोटो आ जाती है, उतनी एक्साइटमेंट नहीं रह जाती है, बट फिर भी हर चीज़ का एक अपनी एक खूबसूरती है। बस ये है कि पहले इंतज़ार करते थे और अब जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। तो हाँ, चेंजेस तो आए हैं काफ़ी सारे पहले से लेके अभी तक। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर हाथ में कैमरा है, जिस हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उस हाथ में कैमरा है। हम अक्सर पब्लिक प्लेसेस में फ़ोटोग्राफी करते हैं। जो फ़ोटोग्राफी के एथिक्स हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, तो सबसे पहले तो क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर हाथ पे एक कैमरा है, तो बहुत ज़रूरी है कि सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या एथिक्स हैं, कब किसका कंसेंट लेना चाहिए, कैसे फ़ोटोज़ क्लिक करनी चाहिए। तो जैसे कंसेंट की बात है, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ोटो क्लिक करने से पहले किसी का कंसेंट लें। खासकर अगर आप उसे सोशल मीडिया में कहीं अपलोड करने वाले हैं या फिर आप उसको किसी प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करने वाले हैं, तो आपको कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी सब्जेक्ट है जिसकी आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, आप उन्हें बताएं कि आप उनकी फ़ोटो क्यों क्लिक कर रहे हैं, आप उसे कहाँ यूज़ करने वाले हैं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी आपको बताए बिना तो पहले किसी की फ़ोटो क्लिक नहीं करनी है। दूसरा,
यही कंसेंट परमिशन बोल सकते हैं आपने। जब आप किसी की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस फ़ोटो का आपने अभी तो फ़ोटो क्लिक कर लिया है, पर उस व्यक्ति के जीवन में उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होगा। तो इसीलिए आपको इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है, कंसेंट, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज अ फ़ोटोग्राफ़र कि आप पहले उस व्यक्ति से पूछें, और आप कभी भी जो फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं उसमें कभी भी मतलब जो ट्रुथ है वही दिखाएं, कभी भी मैनिपुलेट करके फ़ोटोज़ ना दिखाएं। क्योंकि बहुत सारी आजकल जो न्यूज़ वायरल होती हैं जिसमें लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं चीज़ें देख के, क्योंकि उसमें आपने मैनिपुलेट करके फ़ोटो दिखाई है, बहुत सारे लोगों तक आपकी वो बात फ़ोटो के थ्रू जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रूथफुलनेस उसमें रहे। उसके अलावा कल्चरल सेंसिटिविटी, मतलब कि आप किस एरिया में फ़ोटोज़ क्लिक करने जा रहे हैं। क्या वो मार्जिनलाइज्ड एरिया है, क्या वो ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग ज़्यादा अभी बाहर की दुनिया से इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है वहाँ पे। तो आपको उनके कल्चर का, उनके ट्रेडिशन का, उन सब का ख्याल रखते हुए ही फ़ोटोज़ क्लिक करनी है। उसके अलावा एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, मतलब कि आपको ये देखना है कि आप जब वाइल्ड लाइफ का फ़ोटो क्लिक कर रहे हो तो फिर ऐसा ना हो कि आप वाइल्ड लाइफ को हार्म कर रहे हैं या फिर उसे बेट कर रहे हैं और उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसे इंटरफेयर करके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। कंसेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स जिनका आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं सब्जेक्ट, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप समझदार हैं तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशन, जब आप किसी ऐसी एरिया में, जैसे प्रॉपर्टी राइट होता है, जैसे वैसे ही राइट टू प्राइवेसी होता है, तो आप किसी की प्राइवेसी में जाके ऐसे फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखना है, और जहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ोटो खींचना मना है तो वहाँ पे बिल्कुल फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करनी है। ट्रूथफुलनेस, भाई यही है जो मेन है, जो एथिक्स में आता है, जिसका आपको ध्यान रखना है। और वैसे ही अगर मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी की बात करूँ तो इसमें भी ऐसे ही है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप चटक रंग के कपड़े पहन के फ़ोटोज़ क्लिक करने चले गए। खासकर किसी प्रोटेक्टेड एरिया में जाते हैं या किसी भी रिज़र्व फॉरेस्ट में जाते हैं तो कभी भी चटक रंग के कपड़े ना पहने। बिल्कुल ऐसे कैमोफ्लेज जो कपड़े होते हैं, ज़्यादा चटक ना हो, जो आँखों को चुभे ना, इस रंग के कपड़े पहन के जाने चाहिए। और दूसरा ये है कि आप एनिमल को, ये नहीं कि उसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए उसे आप खाना दे के या कुछ दे के उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको उसके नेचुरल बिहेवियर से डेविएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप नेचुरल बिहेवियर आपको डॉक्यूमेंट करना है तो आप नेशनल ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, अगर वो पास में चले गए एनिमल के तो नेचुरल बिहेवियर नहीं शो करेगा, आपको कैसे पता चलेगा वो किस तरीके से रहता है। तो एज अ फोटोग्राफर आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि जब आप, जैसे मैं बर्ड्स की फ़ोटोग्राफी की बात करूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने बर्ड देखे, आप फ़ोटोज़ क्लिक करने लग गए, बर्ड तो उड़ जाएगी या फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, अलग तरीके से एक्ट करने लग जाएगी। तो पहले आप उस जगह पे जाइए, शांति से बैठिए, उस बर्ड को आपके आसपास कंफर्टेबल होने दीजिए। जब बर्ड्स आपके आसपास कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके बाद आप अपना कैमरा निकाल के उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए। और वैसे ही जैसे जब ब्रीडिंग सीज़न होता है या फिर नेस्टिंग सीज़न होता है तो उस टाइम पे आप वैसे तो अवॉइड कीजिए फ़ोटो क्लिक करना, पर अगर फिर भी आपको फ़ोटोज़ क्लिक करना है रिसर्च पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से, कुछ भी हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि आप दूरी बनाए रखें, उपयुक्त दूरी बनाए रखें, और उस टाइम डिस्टर्बेंस ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि हल्का सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो कुछ चिड़िया कुछ इतने सेंसिटिव होती हैं कि वो अपना घोंसला ही छोड़ के चली जाएंगी हमेशा के लिए, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशन है बहुत ज़्यादा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल्स बोल नहीं सकते हैं बट आपको तो उन्हें रिस्पेक्ट करना है, आप तो ह्यूमन है, आप समझ सकते हैं। तो उनका भी जो है उनका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि एनिमल का रिस्पेक्ट करना। और ख़ासकर जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पर अगर नो गो जोन है, मतलब यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे आप नहीं जाएंगे, वहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ नहीं कर सकते। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बेसिक एथिक्स हैं फ़ोटोग्राफी की जो ध्यान देना चाहिए। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी है। आपने बताया है कि उन स्थानों पर ना जाएं जहां प्रोटेक्टेड है, जहां पर आपको जाने के लिए मना है, वहां फोटोग्राफी मत कीजिएगा। नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो बटरफ्लाइज की फ़ोटोग्राफ करते हैं, आप बर्ड्स की फ़ोटोग्राफ करते हैं, कितना आनंद मिलता है इस तरह की फ़ोटोग्राफी में?
जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो मैंने एक बटरफ्लाई पे रिसर्च भी किया था। रिसर्च भी मतलब चेकलिस्ट बनाया था बटरफ्लाई का, जो मेरा एरिया है उसके अराउंड में। तो जैसे रिसर्च में भी फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत रोल है कि हम सीधा ऐसे चेकलिस्ट नहीं बना सकते कि ये बटरफ्लाई मिली या ये बर्ड्स मिली। तो हमारे पास एक एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं बर्ड्स का, बटरफ्लाइज़ का। तो जब मैंने ये शुरू किया था बर्ड फ़ोटोग्राफ़ी, तो ये एज़ अ हॉबी शुरू किया था। तो मुझे बहुत पसंद था। और मेरे एक फ्रेंड हैं, सनी जोशी है उनका नाम। वो वल्चर पे काम कर रहे हैं अभी, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो उनसे ही मैंने, उनके थ्रू ही मुझे थोड़ा बहुत इसमें जो एक बोलते हैं ना कि एक इंटरेस्ट जो शुरू हुआ था वो वैसे शुरू हुआ था। फिर बाद में वो मेरे प्रोफेशन में भी आ गया। तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जब आप देखते हो तो आप जैसे नॉर्मल इंसान, नॉर्मल एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप क्या करते हैं, आप सड़क पे चलते हैं, आप सीधे ऐसे चल रहे हैं, कोई एक आपका लक्ष्य है, आप बस वहाँ काम किया, दुकान गए, अपना सामान लिया, वापस आ गए। पर जब आप एक फ़ोटोग्राफ़र बन जाते हैं, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र, तो आप हर जगह आपका ध्यान जाता है। यहाँ पे चिड़िया बैठी होगी, यहाँ पे बटरफ्लाई बैठी होगी, कौन सी बटरफ्लाई है, कैसा कलर है, कौन सी चिड़िया है, तो उसका बिहेवियर, हर चीज़ पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। तो आपकी जो दुनिया है ना बहुत रंगीन हो जाती है, औरों से अलग देखते हो आप दुनिया को। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मतलब फ़ोटोग्राफ़ी में जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था, तो इससे मुझे ये एक जो चीज़ है मेरी ज़िंदगी में बहुत बदल गई। बहुत सुंदर जानकारियाँ नेहा आपसे मिली हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और हमारे साथ हैं सिमरन अग्रवाल। आप बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स हैं, आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, आप फोटोग्राफी भी बहुत अलग तरह की फोटोग्राफी में आप सपोर्ट करते हैं। सिमरन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब पशुओं की गणना होती है, जब जानवरों की गणना होती है, तो वहाँ पर जो कैमरे का कमाल होता है, उस कमाल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपका इस फील्ड में एक बड़ा एक्सपीरियंस है। जी, बिल्कुल सर। अगर हम बात करते हैं कैमरा ट्रैपिंग की, जिससे हम जानवर या पशुओं के बारे में जान सकते हैं, उनका पॉपुलेशन एस्टिमेशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके लिए उनका स्टडी एरिया को, जो फ़ील्ड एरिया, उसे स्टडी करना पड़ता है। हम पहले उसको देखते हैं कि वो जो पाथ है, वो जानवर उसको यूज़ करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए कई चीज़ें हैं, जैसे हम पग मार्क्स चेक करते हैं, हम देखते हैं एक्सक्रीटा है कि नहीं है वहाँ पे, और सेंट मार्किंग्स हैं। सो अगर हमको ये सारे वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, तो हमें उससे पता चलता है कि अच्छा, जो जानवर है, पशु है, ये रास्ता उसके थ्रू यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम उस रास्ते को चेक करेंगे। फिर हम लोग अपने कैमरा ट्रैप्स करते हैं। कैमरा ट्रैप करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम कैप्चर रिकैप्चर टेक्निक कहते हैं। सो अगर हमें यूज़ करना है कैमरा, तो हम 2 कैमराज़ लेंगे, जो हम फील्ड जो हमने ली है, जो पाथ है, उसके दोनों साइड पे लगाएंगे, और जो उसका डिफरेंस होगा वो 4 to 5 फीट होगा। और वो जो हम उसे ग्राउंड लेवल के ऊपर लगाएंगे वो 45 सेंटीमीटर्स अबव होता है, क्योंकि अगर हम जानवरों की हाइट की बात करें तो वो हाथ और पाँव पे चलते हैं। सो हमने उसको पहले उसको पूरी टेक्निक के थ्रू हमने उसको लगाया। फिर उसको रिसर्चर्स खुद चेक करते हैं कि वो वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली या नहीं। तो वो खुद जानवरों की तरह पूरा नीचे चल के, क्रॉल करके चलते हैं, चेक करते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो गलत एंगल पे तो नहीं है। सपोज़ उन्होंने कैमरा लगा दिया और वो सही एंगल पे नहीं लगा, तो जानवरों की कोई फ़ोटो नहीं आएगी, तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो उसको चेक करना भी ज़रूरी है कि वो सही एंगल पे है या नहीं। और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम उनकी नेचुरल हैबिटेट में उनकी फ़ोटो ले रहे हैं। हम लगा के चले जाते हैं, उसमें एक SD कार्ड करके एक चिप होती है जो इंसर्ट की जाती है, और उसमें सारी फ़ोटोज़ कैप्चर हो जाती है। ये 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। एक हीट बेस पे, दैट इज़ उनकी बॉडी हीट पे। अगर कोई भी जानवर आएगा तो उनकी बॉडी हीट होती है, तो उसके थ्रू जैसे ही अगर कैमरा हीट डिटेक्ट करता है तो फ़ोटो क्लिक कर लेगा। और दूसरा होता है मोशन के ऊपर, मोशन सेंसर्स लगे होते हैं। कोई भी आहट भी होगी, चाहे फिर वो पत्ते की आहट हो, जानवरों के चलने की हो, इंसानों की हो, वो हर को कैप्चर करता है। उसमें इंफ्रारेड लाइट यूज़ की जाती है, उन कैमरास के अंदर इनबिल्ट होती है। जैसे उन्हें मोशन फील होगा वो एकदम से क्लिक कर लेंगे। अगर अब हम बात करें कि ये दोनों साइड क्यों लगाया जाता है कैमरा, क्योंकि अगर हम टाइगर एस्टिमेशन की ही बात करते हैं तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक ही इंडिविजुअल है या दूसरा इंडिविजुअल है, क्योंकि सारे टाइगर सेम दिखेंगे, हम अपनी आंखों से नहीं बता सकते कि वो एक ही इंडिविजुअल है या नहीं। सो उनकी जो बॉडी होती है ना, उनके ऊपर स्ट्राइप्स होती है, धारियाँ जिसे हम कहते हैं, काले कलर की, और वो यूनिक होती है हर इंडिविजुअल के लिए। और इवन तो एक टाइगर के ऊपर उसकी राइट साइड की बॉडी पे डिफरेंट पैटर्न होगा और लेफ्ट साइड की बॉडी पे डिफरेंट
डिफरेंट पैटर्न होगा। तो हमें एक टाइगर की दोनों साइड की बॉडी की हमें फ़ोटोज़ चाहिए होती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें। सो इसके लिए एक हमारे जो ऐप है जिसे हम कहते हैं एम स्ट्राइप्स, वो यूज़ की जाती है। हम उसमें उनकी सारी फ़ोटोज़ डालते हैं और उस ऐप के थ्रू, उस टेक्निक के थ्रू हम सारी फ़ोटोज़ को एनालाइज़ करते हैं और पता करते हैं कि ये एक इंडिविजुअल है, ये बहुत सारे टाइगर्स हैं। सो ये टेक्निक से थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो हमारी फील्ड है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि अब हम इसमें इस टेक्निक को हम नॉन इन्वेजिव टेक्निक कहते हैं। एक होती है इन्वेजिव, जहाँ पे हम उनको टच कर रहे हैं, उनको हार्म भी पहुँचा सकते हैं। बट नॉन इन्वेजिव टेक्निक मतलब उन्हें बिना टच करें उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको उनके बारे में जानकारी पता करना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर अब मैं बात करती हूँ अंडर वाटर फोटोग्राफी की, सो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे कैमराज यूज़ करते हैं जो मिररलेस होते हैं या कॉम्पैक्ट या वाटरप्रूफ कैमराज होते हैं, जो हम लोग जाके उनकी फ़ोटोज़ लेते हैं। बट उसमें भी हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब ना करें। हम लोग वहाँ घंटों बैठते हैं अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए, वेट करते हैं, जो हमें चाहिए राइट मोमेंट का वेट करते हैं उनकी फ़ोटोज़ को कैप्चर करने के लिए। सो इस चीज़ के लिए हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपको फ़ोटो मिल गई। सो फोटोग्राफी का मतलब है पेशेंस, अगर आप मुझसे पूछें तो, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसके लिए आपको बहुत टाइम देना है और पेशेंस की ज़रूरत होती है। बहुत सुंदर, सिमरन ने बहुत शानदार जानकारियाँ दी हैं कि किस तरह से टाइगर की आप गिनती करते हैं। बहुत सही जानकारी आपने दी है। सिमरन, मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपको फोटोग्राफी का कौन सा आयाम पसंद है, किस तरह की फोटोग्राफी आप पसंद करते हैं? सर, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक़ है, क्योंकि ये मेरी फील्ड भी है। मैं जेनेटिक्स के टीम में काम कर चुकी हूँ। तो उससे पहले जैसे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमें पहले उनकी इकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, उनके बिहेवियर, उनके एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम बाकी आगे रिसर्च का काम कर सकते हैं। सो मेरा उसमें रुचि रखती हूँ मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। सो जब भी हम फील्ड पे जाते हैं, हम लोग लाइन ट्रांजेक्ट्स करते हैं, बहुत तरीके होते हैं जिससे हम लोग उनको मेजर कर सकते हैं। सो मेरा जो मेन रुचि है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ही है। अब हम लोग जैसे बात करें तो सिर्फ टाइगर के बारे में नहीं, लकड़बग्गा हो गया, तेंदुआ हो गया, हम उन सब की फ़ोटोग्राफी भी करते हैं और उनकी जानकारी भी करते हैं, क्योंकि टाइगर हमारी मेन की स्पीशीज़ है। बट उनकी जो प्रे स्पीशीज़ है जैसे लकड़बग्गा, तेंदुआ या बाकी, हमें उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो मैं उन सब में भी रुचि रखती हूँ। आपसे बातों का सिलसिला जारी है और सिमरन जी से हम चाहेंगे कि एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहें। मैं परिंदा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगी। पूछ के चलना, मरना जीना, मर के जीना मांगने वाली चीज नहीं है, मौका उसका जिसने जीना। गिरना उठना, उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना। याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने। यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार की घड़ी है ये, बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं,
जाने आज कल तेरी आंख झुकनी है, तेरे अंदर है जितनी आग यहाँ उससे भी दुगनी है, तलवार हाथ में है तेरे बेईमान सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है, मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। एक बार फिर स्वागत है आपका रेडियो ऋषिकेश में 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। यह एक कम्युनिटी रेडियो है। इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में हैं नेहा नेगी जी, आप उत्तराखंड स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। सिमरन अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, आप बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स हैं। आप गंगा की स्वच्छता पर भी कार्य कर रहे हैं। सिमरन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो फोटोग्राफी है उसकी जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनको किस तरह के लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, उनके पास किस तरह का कैमरा होना चाहिए। हालांकि हर व्यक्ति की जेब में अब कैमरा है, लेकिन फिर भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत से आप फिर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो किस तरह के कैमरे का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह के लेंस का इस्तेमाल किया जाए? जी बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आजकल हमें पता है कि सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, उसमें कैमरास पाए जाते हैं, 2 कैमरास 3 कैमरास। बट सबसे पहले एज बेसिक उन्हें पता होना चाहिए उन कैमरास का रोल क्या है। अगर बड़ा कैमरा है तो उसे क्या कहते हैं, छोटा कैमरा है तो उसे क्या कहते हैं। जो हमारे खुद के स्मार्टफोन्स में इनबिल्ट हैं, जो बड़ा कैमराज है उसे प्राइमरी कैमरा कहते हैं, जो उससे छोटा कैमरा होता है वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमराज होता है। इन सब से मिलकर हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है। तो उन्हें इन बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जब तक वो इसके बारे में, इसका प्रिंसिपल नहीं जानते, वो एक अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन सकते हैं। तो उन्हें हर चीज़ बेसिक से सीखनी चाहिए कि फोटोग्राफी में कौन कौन से लेंसेज होते हैं, उनका क्या यूज़ है, और इसके पीछे भी एक फिजिक्स डिपेंड होती है। अब जो हमारी अगर हम बात करें, जो आजकल सबसे ज़्यादा लेंसेज चल रहे हैं वो लेंस है टेलीफोटो सेंसर लेंस। टेलीफोटो सेंसर लेंस से ही आपको पता चला, टेली मीन्स टेलीस्कोप। टेलीस्कोप पहले किस लिए यूज़ किया जाता था? दूर के अगर हमें सितारे देखने हैं, प्लैनेट्स देखने हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता था। तो इसका बेसिक रोल टेलीफोटो सेंसर का यही है कि अगर हम सपोज़ कहीं बहुत दूर बैठे और हमें जंगल में एक शेर दिख गया, जैसे वॉच टावर्स होते हैं हमारे फील्ड एरियाज़ में, हम वहीं पे ऊपर खड़े होकर कहीं मीलों दूर की फ़ोटोज़ एक टाइगर की उसके हैबिटेट में ले सकते हैं। वो सब हम यूज़ कर सकते हैं टेलीफोटो सेंसर्स की वजह से। वो हमारे बड़े बड़े कैमराज़ में देखने को मिलते हैं, प्रोफेशनल कैमराज़ में। जो हमारा स्मार्टफोन है उसमें हमें टेलीफोटो सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं, जो अच्छे कैमराज़ हैं। इनकी कॉस्टिंग उसके ऊपर डिपेंड करती है कि इनके में कितने टेलीफोटो सेंसर्स इनबिल्ट हैं, लेंसेज हैं। सो हमें वो देखना है कि आप कौन सी फ़ोटोग्राफी में जा रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी हो, फ्लोरल, फौना, बॉटनी, अंडर वाटर, ये डिपेंड करता है आप कौन सी फोटोग्राफी में। सो सबसे पहले अगर एज अ बिगनर आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, हर चीज़ के, कैमरा के एंगल्स, लेंसेज, उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे आपको उन सब का तजुर्बा हो जाता है तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी में जाए, अपनी फील्ड चूज़ कीजिए और फिर उस हिसाब से अपने लेंसेज लीजिए और अपने कैमराज लीजिए। और कैमरा भी, अब हम अगर बात करें प्रोफेशनल कैमराज की, तो वो 1.5 लाख से शुरू होते हैं, वो 10 लाख तक भी जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपको किस फील्ड में उसे इस्तेमाल करना है। सो ये उसी के ऊपर बेस करता है। अगर हम टेलीफोटो सेंसर्स की बात करें और लेंसेज की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा स्मॉल टेलीफोटो सेंसर्स होता है, देन मीडियम एंड सुपर। और इनकी रेंज जाती है हमारी 600 mm, जैसे मेगा पिक्सल्स है। इट्स लाइक कितनी ये दूरी तक देख सकते हैं। और ये मतलब अगर हम इनकी बात करें, अगर हम सुपर टेलीफोटो सेंसर्स की बात करें या लेंसेज की बात करें, तो ये आपको चांद की फ़ोटो भी इतनी क्लियर ला के दिखेगा कि आपको उसका एक धब्बा तक दिखाई दे सकता है। इनका ये कमाल होता है। तो वही आपको बस छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो आपकी इससे मदद करेगा। बहुत सही जानकारी सिमरन जी ने दी है कि जो लेंस हैं किस तरह का इस्तेमाल उनका हो सकता है। आपको दूर के फोटोग्राफ करने हैं तो किस तरह के लेंस आप इस्तेमाल करें। बिगिनर हैं तो आप अपने मोबाइल जो कैमरा है उससे, मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफ आते हैं फ़ोन से।
हमारे साथ हैं नेहा नेगी जी। आप एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स हैं। कितना रोल है एक फोटोग्राफर का एनवायरमेंटल साइंस में? जो फोटोग्राफर है उसका एनवायरमेंटल साइंस में रोल काफ़ी है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, या ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम फ्यूचर डिपिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन जीआईएस। जैसे नासा की जो इमेजरी है वो भी तो फोटोग्राफिक ही एविडेंस है। तो नासा फ़ोटोज़ क्लिक कर रही है अर्थ की, पहले से लेके अभी तक सैटेलाइट के थ्रू जो हमें इमेजेस मिलते हैं, तो उसे जब हम देखते हैं, सारी फ़ोटोज़ जब हमारे पास आती है तो हम फ्यूचर डिपिक्ट करते हैं कि इतना चेंजेस आ गया है, आगे आने वाले 10 सालों में ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम फ़ोटोज़ के थ्रू हमें पता चलती हैं, तो एज एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हमें इन फ़ोटोज़ की बहुत ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि हम उस अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इस रीजन में जैसे पर्टिकुलर आप देखिए कि अगर हम किसी वेटलैंड की बात कर रहे हैं सपोज़, तो ये वेटलैंड है, यहाँ पे पहले इतना पानी था, अब धीरे 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 क्या इमेज के थ्रू हमें पता चल रहा है कि जो पानी है बहुत कम हो गया है, तो हमें पता चल गया। तो एज एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हम क्या करेंगे, उन फ़ोटोज़ के थ्रू ही हमें पता चला है पानी कम हो गया, तो हम उसे रिजुविनेट करने की कोशिश करेंगे, उसे रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो फ़ोटोज़ का देखो एनवायरमेंटल साइंस में तो बहुत रोल है ही। और ये सिर्फ जीआईएस की ही बात नहीं है, बल्कि जैसे एक बर्ड है डोडो जो एक्सटिंक्ट हो गई है, अगर उसका फ़ोटोग्राफ हमारे पास नहीं होता या फिर तो हमें कैसे पता चलता कि इस तरीके के भी कोई बर्ड यहाँ पे थी। तो जो एंडेंजर स्पीशीज़ है, इवन अभी जो हम फोटोग्राफ करते हैं, अभी जिस भी बर्ड से बटरफ्लाई या एनिमल, टाइगर, चीता, जिसका भी हम फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, ये इन फ्यूचर तो हमें नहीं पता कौन सी चीज़ एंडेंजर, मतलब कौन सी चीज़ बाद में एक्सटिंक्ट हो सकती है, पता है। पर अभी जो हमें ऐसा लग रहा है कि कॉमन है, ये जैसे कि हमें लग रहा है स्पैरो तो बहुत कॉमन है, हर जगह मिल जाती है, हर घर में। पर आपने ऑब्जर्व किया होगा ओवर द टाइम स्पैरोस भी कम हो गई हैं, जितने बिल्डिंग्स ज़्यादा बनने लगी हैं स्पैरोस भी कम हो गई। तो अगर इनका फोटोग्राफिक एविडेंस रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये विलुप्त हो जाएँ, पर अगर हो जाती हैं जस्ट इन केस, तो एटलीस्ट हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स तो हैं देखने के लिए कि हमारे अर्थ पे क्या क्या चीज़ें थी। तो ये एक एज अ मेमोरी बोल सकते हैं। और तो ये एनवायरनमेंट में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में फ़ोटोग्राफ का तो रोल है ही काफ़ी। कोई भी विषय हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, गणित हो, और पर्यावरण की हम बात कर ही रहे हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है जहाँ फोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं है। हम इतिहास में झांकते हैं तो फोटो के माध्यम से झांकते हैं। हम देखते हैं कि गांधी जी कैसे थे। फोटो का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फोटोग्राफी के टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी कितने प्रकार हैं, कितने तरह से हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। अभी तो आपने रिसर्च फील्ड की बात की है, और भी तरह के हैं। जीवन को रंगों से भरने में फोटोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी जानना चाहते हैं आपसे। जी, तो जो फ़ोटोग्राफ़ी है उसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं वो है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी, कि हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हैं तो हम उसी फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में ज़्यादा बात भी कर रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी एक है सबसे, जिसमें हम जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो भी जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी, इन सब की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। एक आता है पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी, उसमें हम किसी पर्टिकुलर इंसान की, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की, उसके फेस का फोकस करके फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं या फिर उसके एक्सप्रेशन का फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, तो वो आता है पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में। फिर आता है लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी, उसमें हम जैसे जंगल का, नदी का, माउंटेन्स का, इनका जो पिक्चर क्लिक करते हैं, ये सब आता है लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी में। फिर उसके बाद होता है एक मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी, इसमें जो छोटी सी चीज़ है उसकी फ़ोटोग्राफ़ी होती है, डिटेल, जैसे छोटी चीज़ें जो हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ें भी होती हैं इनफैक्ट। तो वैसे मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी में तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इनका डिटेल में फ़ोटोज़ क्लिक किया जाता है, तो ये हो गया मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी। फिर आता है फूड फ़ोटोग्राफ़ी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं, ब्लॉगर्स जो वो सारे फूड फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, तो जो भी खाने की अलग अलग चीज़ें हैं उनका जो फ़ोटोज़ क्लिक किया जाता है। इन सब में भी ये भी वही है कि एज अ प्रोफेशनल, जब तुम एक फ़ोटोग्राफ़ी प्रोफेशनल बन रहे हो तो तुम इन सब चीज़ों में पहले अपना हाथ आजमाते हो
कि इनमें से आपका नीश ढूंढने की कोशिश करते हो किस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जो बेसिक जो लर्न कर रहा होता है तो वो पहले इन सारे फ़ोटोग्राफी में हाथ अपना आजमाता है। तो फिर उसके बाद एक आता है एडवेंचर फ़ोटोग्राफी, जैसे स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफी हो गया। इसमें आप डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, या कोई भी किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स है उसका जो फ़ोटोग्राफी करते हैं वो आता है स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफी में। फिर उसके अलावा आता है प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी। इसमें जैसे कि ब्रांडिंग के लिए करते हैं, किसी भी चीज़ की जो ब्रांडिंग होती है, जैसे आपने मेकअप की ब्रांडिंग के लिए जो मेकअप प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफी क्लिक किया, या फिर खाने का हो गया, या किसी भी चीज़ का, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी। वो भी अपना एक अलग फील्ड है। वैसे ही आता है एक स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी। स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी मतलब कि जो आपको नॉर्मल दिनचर्या वाले जो आपको आते जाते जो चीज़ें दिख रही हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की जो आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं वो आता है स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी में। फिर एक आता है कॉन्सर्ट फ़ोटोग्राफी। उसमें आप जैसे म्यूज़िक फेस्टिवल्स हो रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, उसमें जब उस चीज़ का जो आप फ़ोटोज़ क्लिक करते वो आता है कॉन्सर्ट फ़ोटोग्राफी में। तो ऐसी कई तरीके की फ़ोटोग्राफी हैं जो एज अ मैच्योर फ़ोटोग्राफ़र जब आप एज अ प्रोफेशन उसे बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन सब चीज़ों में अपना ये सारी फ़ोटोग्राफी टाइप ऑफ फ़ोटोग्राफी में पहले अपना हाथ आजमाना चाहिए। उसके बाद फिर देखो कि किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और फिर उसका फ़ोटोग्राफी करो। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। हमारे साथ हैं नेहा नेगी। आप भारतीय वन्य जीव संस्थान से जुड़े हैं और आप गंगा की स्वच्छता पर कार्य कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपका अनुभव है। नेहा, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना पसंद करें। जो गीत मैं डेडिकेट करना चाहूँगी वो है बुलबुले बाय पांडवास, जो कि उत्तराखंड का ही बैंड है। तो और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही इस गाने को प्रोड्यूस किया है। तो हाजिर है नेहा जी का बताया हुआ ये गीत। बारिशें बरस की नदी बनके बहेंगी संग कश्ती में, ढलेंगे हम किनारों से। झिलमिल बूंदें चमकती, ओस की बिखरी चादर पे सजती, वो पवन का झोंका बुलाए, उड़ा उड़ा ये दिल मुस्कुराए, समुद्र का किनारा सुनाए, एक अलग दुनिया की कथाएं, वो पवन का झोंका बुलाए, उड़ा उड़ा ये दिल मुस्कुराए। हो तुम अभी शायद कल रहोगे नहीं, सह रहा आसमां, कह रही है ज़मीन, बचा लो वक्त की है कमी, बचा लो चीखती है धरती, बचा लो कह रहा आसमां और ये नदी, बचा लो वक्त की है कमी, बचा लो चीखती है धरती, बचा लो कह रहा आसमां और ये नदी। हवा हवा धुआं धुआं काल के प्रकोप सा, विलुप्त जन की जातियां, विशुद्ध विष है भर रहा वो जल जो नीर नील था, जहर समेट चीखता मीन मत्स्य मृत्यु चक्र, अष्ट नष्ट मगर कर्क पक्षी मृग मोर सर्प, देखते हैं भय अखंड क्षति नष्ट लष्ट पष्ट, वायु पृथ्वी स्वर्ग नर्क, मोड़ते हैं मुंह क्यों रास्ते ना हम बदल रहे, बेचते हवा को क्यों सांस के ही मोल पे, समझ सको समय को तो ये बात भी समझ लो, पलक झपक झलक में खत्म भस्म दंड प्राप्त, वो समझ सको समय को तो ये बात भी समझ लो, पलक झपक झलक में खत्म भस्म दंड प्राप्त, वो बुलबुले हवा चढ़े बादल बने, बरसेंगे बर्फ बनके। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। हमारे साथ हैं सिमरन अग्रवाल जी। आप बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपका एक अनुभव है और
पशुओं की गणना में भी आपका बड़ा सहयोग रहता है। सिमरन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब जंगल में फोटोग्राफी के लिए जाते हैं तो किस तरह की सावधानियों का इस्तेमाल करते हैं? जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उनमें सबसे पहले है कि हमें किसी भी प्रकार का सेंट डियो नहीं लगा के जाना चाहिए, क्योंकि उससे पशु आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ उनको ये याद रखना है कि उनको अपना नॉर्मल बॉडी ओडर ही मेंटेन रखना चाहिए, ना कि कोई सेंट या परफ्यूम लगा के जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है उनके कपड़े, उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्योंकि अगर वो कोई भी चटक रंग पहनेंगे तो उससे जो भी पशु हैं, वहाँ के जीव जंतु हैं, वो आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आपको डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे ऑलिव ग्रीन कलर के या फिर ब्राउन कलर के, जो पेड़ पौधे उनको रिजेंबल करें। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अगर आप सब लोग जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए आप कौन से एरिया में हैं। आप बफर जोन में काम कर रहे हैं, कोर जोन में काम कर रहे हो, क्योंकि हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो आपने ये टर्म सुने ही होंगे, कोर एरियाज़, बफर जोन। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ आप जब जाते हैं तो आपको जो उनसे दूरी है वो ज़्यादा दूर नहीं होना है, उनसे अलग नहीं होना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर से सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको शोर नहीं मचाना होता है वहाँ पे। आपको दबे पाँव हल्के ही तरीके से काम करना होता है। अगर आप ज़्यादा शोर मचाएंगे तो वो परेशान हो सकते हैं और फिर परेशान होकर वो हमला कर सकते हैं, क्योंकि जानवरों का भी इंटेंशन ये नहीं रहता है कि वो आप पे अटैक करे जब तक आप उनको परेशान ना करेंगे, क्योंकि आप उनके एनवायरनमेंट में आए हैं, उनके हैबिटेट में आए हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर ये आपके लिए खतरा बन सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये भी होता है कि आप एक जो वहाँ पे उसको वातावरण है उसको मेंटेन रखें जैसा वो है, क्योंकि अगर हम कोर एरिया की बात करते हैं तो वहाँ बहुत शांति होती है, वहाँ आपको आवाज़ नहीं मिलेगी इतना सुनने को। तो वो ही चीज़ आपको इमिटेट करनी है और वैसे उनको उस एरिया को उनको बना के रखना है उन लोगों के लिए। सिमरन, आपसे बात करते हुए बहुत जानकारियाँ मिल रही हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि हम आपसे बातों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ाते रहें। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का जोर है, बड़ी संख्या में पर्यटक जंगलों में जाते हैं और किसी भी पशु को देखते हैं, टाइगर को देखा तो शोर मचाते हैं, एलिफेंट को देखा तो शोर मचाते हैं और क्लिक करना शुरू कर देते हैं। जिसके हाथ पे कैमरा होता है वो क्लिक करता है। उनके लिए क्या संदेश है? सर, मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें ना करें। अगर हम गिर की बात करते हैं जहाँ पे लायंस देखने को मिलते हैं, अब वहाँ पे लायंस इतने फ्रेंडली हो चुके हैं कि वो आपके साइड में ही वॉक करेंगे। अगर जितने भी पर्यटक हैं जो जा रहे हैं गाड़ियों में, वो गाड़ियाँ चल रही हैं साथ साथ में, वो भी साइड में ही चल रहे हैं। अब वो इतने फ्रेंडली हो गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कैजुअल हो जाए उनके साथ। अगर वो ज़्यादा परेशान हैं या डिस्टर्ब हैं तो वो आप पे अटैक भी कर सकते हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आप उनको देखने जा रहे हैं बट आप उनकी जो हैबिटेट है वो मेंटेन रखें, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो अब अगर हम टूरिज़्म की बात करें, जो हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है, जो बहुत अच्छी बात है, बट इससे ये भी नुकसान हो रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो डिक्लाइन हो रही है। तो वो हमें बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बट उसके अलावा भी वैसे ये भी हमें देखा जाता है कि वो मेंटेन रखते हैं कि हमें कौन से एरिया तक को ही टूरिज़्म के लिए अलाउ किया जाता है, सारे कोर एरियाज़ में उनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको एज अ इंडिविजुअल, एज अ टूरिस्ट खुद से ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब कोई नहीं बताएगा, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है मेंटेन रखना। एक डेकोरम हम जिसे बोलेंगे, या इन्वायरमेंट के लिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप कुछ भी कचरा ना फेंकें, क्योंकि हम ये सब भी सिखाते हैं लोगों को। क्योंकि हम कितना भी समझा लें, ये एक व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी है कोई कूड़ा ना फैलाए, क्योंकि वो कुछ खाते हैं, रैपर फेंक देते हैं तो वो पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये, और फिर वही जो भी पैकेट्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, फिर वो जानवर खाएंगे और वो मर जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या उनके लिए सेफ़ है क्या नहीं। वो लोग को लगेगा वो खाने की चीज़ें वो खा लेंगे। तो उनको मतलब ये 3 चीज़ें जो मैं सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस करना चाहूँगी कि एक तो वहाँ का वातावरण मेंटेन करके रखें, और दूसरा वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा ना फैलाएं, और तीसरा उन लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कभी भी जा रहे हैं सो वो ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिससे उनके लिए खुद ही खतरा बन जाए वो। तो ये 3 चीज़ों को उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सही जानकारी आपने दी है कि पर्यटकों को ख्याल रखना है जीवों का। फोटोग्राफी कीजिएगा, आप अपनी स्मृतियों को सहेजिएगा, आप अपनी यादों को सहेजिएगा कि हम जंगल सफारी पे गए थे और हमने ये जानवर देखा है। ठीक है, अच्छी बात है, पर उनको डिस्टर्ब मत कीजिएगा।
नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप गंगा स्वच्छता मिशन से जुड़े हैं, आप कोऑर्डिनेट करते हैं उत्तराखंड को। गंगा की स्वच्छता में फोटोग्राफी का कितना बड़ा योगदान है? जी, गंगा की स्वच्छता में फ़ोटोग्राफ़ी का योगदान तो है, क्योंकि जब भी हम जैसे बिफ़ोर और आफ्टर वाली फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, जैसे हम पहले बहुत सारा कचरा है और बहुत सारे लोग आए, वॉलंटियर्स आए, सब ने मिलके गंगा के आसपास सफाई की, और उसके बाद जब पिक्चर क्लिक होती है तो जब वो लोग देखते हैं तो वो भी उस चीज़ से उनको उनका एक एंथुजियाज़म, मतलब एंथुजियास्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो काफ़ी खुशी भी मिलती है कि तो फ़ोटोज़ का रोल तो है ही। और हम गंगा की सफाई करने से पहले हम जो भी वॉलंटियर्स हैं उनको गंगा की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं। तो हम उनको बायोडाइवर्सिटी के बारे में वर्ड्स के थ्रू तो बताते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे घड़ियाल है तो जो मेल घड़ियाल है उसका स्नाउट पे घड़ा है, जो फीमेल है उसके स्नाउट पे घड़ा नहीं है। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। डॉल्फिन ऐसी दिखती है या फिर ऑटर्स कैसे दिखते हैं। तो ये हम अगर बोलेंगे तो उनको शायद थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि ठीक है ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा बोला था। पर फोटोग्राफ्स का यहाँ पे इतना बड़ा योगदान ऐसा है कि हम लोगों ने जैसे उनकी फ़ोटोज़ क्लिक की हुई है जो गंगा की जो भी बायोडाइवर्सिटी है, तो जब हम सब उनको दिखाते हैं कि देखो ये सारी बायोडाइवर्सिटीज़ है, ये हैं फ़ोटोग्राफ्स, तो उनको और ज़्यादा उससे अटैचमेंट फ़ील होता है कि अच्छा ये इसमें पाई जाती है। मतलब किसी किसी को तो पता ही नहीं है कि उसमें डॉल्फिन है गंगा में, कि गंगा में घड़ियाल भी कुछ चीज़ है। उनको सिर्फ ये पता है कि मगरमच्छ है, उनको लगता है एलिगेटर भी है। एलिगेटर जबकि इंडिया में मिलता नहीं है, पर एलिगेटर भी बोल देते हैं। तो वैसे जब फ़ोटोज़ हम दिखाते हैं कि ये ऑटर्स हैं, उदबिलाव बोलते हैं जिन्हें, तो गंगा की सफाई में, गंगा को रिजुविनेट करने में फ़ोटोग्राफ्स का योगदान तो बहुत है, क्योंकि इसी के थ्रू हम अवेयरनेस काफ़ी कर देते हैं। हमारे पास अगर फ़ोटोग्राफ्स नहीं होंगे तो हम वर्बली इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं कर सकते हैं जितना हम फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू अवेयर कर लेते लोगों को। और फिर जब उनका जो भी वॉलंटियर्स हैं जो भी गंगा की सफाई में मदद कर रहे हैं, गंगा प्रहरी जिन्हें हम बोलते हैं, जब और बाल गंगा प्रहरी स्कूल के बच्चों को बोलते हैं, और जो 12th से ऊपर हो जाते हैं उन्हें गंगा प्रहरी बोलते हैं। तो जब ये अपना योगदान देते हैं गंगा को सफाई करने में, प्लांटेशन करने में, तो जब उनकी पिक्चर सोशल मीडिया पे आती है ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का जब आप कोई चीज़ करते हैं और आपको उस चीज़ का प्राइज़ मिलता है तो आपको खुशी तो मिलती है। तो उनको प्राइज़ तो खैर मिलता है, पर उसके अलावा जब उनकी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आती हैं तो उनको काफ़ी खुशी मिलती है, और फिर वो और आगे तक जुड़ना भी चाहते हैं। क्योंकि होता है ना कि हमारा जो काम है वो छुपा नहीं रहना चाहिए, दिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा योगदान है फ़ोटोग्राफी का गंगा के। नेहा जी ने बताया कि फोटोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी कैंपेन में। सोशल मीडिया बिना फोटोग्राफी के अधूरा है। फोटोग्राफ देखते हैं तो लोग पता लगा लेते हैं कि ये काम हुआ है, और दूसरे लोगों को भी हम प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे विश्व फोटोग्राफी दिवस पर नेहा नेगी जी से। आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, आप भारतीय वन्य जीव संस्थान से जुड़े हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं उत्तराखंड के। हमारे साथ मुलाकात कर रहे थे सिमरन अग्रवाल जी। आपने फोटोग्राफी पर बहुत सारी जानकारी हमें दी। मेरा मन कर रहा है कि आपसे लगातार बात करता रहूं, क्योंकि फोटोग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा है जो आपके जीवन को रंगों से भर देता है, खुशियों से भर देता है, आपकी यादों को तरोताज़ा कर देता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका आभार कि आप रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।